कि इस वीडियो में हम देखेंगे सल्तनत काल के बारे में जानेंगे। सल्तनत काल को हम 2-3 पार्ट में बांटेंगे क्योंकि सल्तनत काल का जो है बहुत बड़ा है, इसलिए हम सल्तनत काल पार्ट 1 में हम आपको बताएंगे गुलाम वंश या ममलूक वंश या दास वंश के बारे में बताएंगे। तो इसमें जितने भी शासक हैं, चाहे आपका वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे आपका इल्तुतमिश हो, चाहे आपका आराम शाह हो, चाहे रजिया बेगम हो या आपका बलबन हो, इसके साथ ही हम आपको मंगोलों के बारे में ही बताएंगे। ये आपके पेट एग्ज़ाम में आपका एक पॉइंट है सल्तनत काल के बारे में उसमें दिया गया है, तो आपके पेट एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है। साथ ही अन्य जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। तो आप इसमें देखेंगे शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष। उस समय मोहम्मद गौरी का बोलबाला था। मोहम्मद गौरी आता था, भारत में आक्रमण करता था और कईयों को पराजित कर दिया था, जिससे उस समय कोई ऐसी सत्ता नहीं थी, वास्तविक सत्ता नहीं थी, शक्तिशाली सत्ता नहीं थी कि इसके गुलाम वंश की स्थापना को रोक सके। तो जब गौरी वापस जाने लगा तो अपने जो उसका वफादार गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको अपनी सत्ता को सौंप देता है कि आप यहाँ पर अपनी सत्ता संभालो और यहाँ पर राज करो। तो वो जितने भी प्रदेश को विजित करता था, वो क्या करता था कि अपने जो उसके वफादार गुलाम रहते थे उसमें बांट देता था कि आप यहाँ शासन करो, आप यहाँ शासन करो, आप यहाँ शासन करो। तो उसी तरह ऐबक को भी बांट देता है। तो उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष शुरुआत में क्या होता है, मोहम्मद गौरी की जगह सन 1206 में उसके तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ली, जिसे तराई के जंग के बाद भारत में तुर्क सल्तनत का प्रसार किया। ठीक है, गौरी का एक और गुलाम था यल्दूज, जो गौरी की मृत्यु के बाद गजनी के तख्त पर बैठता है और वह यह चाहता है कि वह दिल्ली उसके नियंत्रण में रहे, लेकिन उसकी बात को कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं मानते हैं और ऐबक ने उस व्यक्ति से अपना नाता तोड़ लिया, गजनी से बिल्कुल नाता अपना समाप्त कर दिया। अब हम शुरुआत करते हैं गुलाम वंश या ममलूक वंश या दास वंश की। तो गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, दास वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो जो इस वंश की स्थापना की थी उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में। इसने अपनी राजधानी को क्या बनाया था, लाहौर को बनाया था। और अगर पूछा जाए कि वास्तविक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश है, क्योंकि इसी ने जो है इल्तुतमिश ने ही क्या किया था, इल्तुतमिश ने बड़े पैमाने पर राज्य को शक्तिशाली बनाया था और वही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आगे देखते हैं। 24 जनवरी 1206 में ये दिल्ली की गद्दी पर, मतलब दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये गद्दी पर बैठता है कहाँ पर, लाहौर, क्योंकि लाहौर अपनी राजधानी बनाता है तो वहीं से ये शासन करता है। इसने सर्वप्रथम कुतुब मीनार की नींव रखी, लेकिन उसको पूरा नहीं करा पाया क्योंकि इसका मात्र 4 साल का ही कार्यकाल रहता है, 4 साल में समाप्त हो जाता है। इसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दिल्ली में निर्माण कराया तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। तो क्या क्या निर्माण करवाया था, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। दोनों ही क्या थी, दोनों ही मस्जिद आपकी थी। कई बार पूछा गया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो मस्जिद आपकी थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, आपके ऐबक ने डाली थी। एक कुतुब मीनार जो बख्तियार काकी थे, कुतुब मीनार का उन्हीं के नाम पर नाम पड़ा है कुतुब मीनार, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर पड़ा है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। लाख बख्श इसलिए इसे कहा जाता था क्योंकि ये दानवीर था, लाखों का दान करने वाला था, इसीलिए इसे लाख बख्श की उपाधि भी दी गई थी। ऐबक की जो मृत्यु होती है वो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। वो आधुनिक समय में जो पोलो जिस खेल को हम जानते थे वही चौगान था, तो उसी समय घोड़े से गिरकर काफ़ी घायल हो गया, इसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐबक के बाद उसका पुत्र जो है आराम शाह गद्दी पर बैठता है, जो केवल 8 माह तक शासन करता है और ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया क्योंकि इल्तुतमिश जो रहता है ऐबक का गुलाम भी रहता है और उसका दामाद भी रहता है, वो काफ़ी शक्तिशाली बनकर उभरता है इसलिए है क्योंकि ऐबक की मृत्यु के समय वह कहाँ का गवर्नर रहता है, बदायूं का गवर्नर रहता है। तो गवर्नर रहता है तो भी शासन सत्ता को चाहता है, इसलिए आराम शाह ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। उसने आराम शाह को युद्ध में पराजित किया और उसको मार डाला और उसके बाद वो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है और वहीं पर शासन सत्ता वहीं से देखता है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, भारत में तुर्कों को वास्तव में शक्तिशाली बनाने का कार्य किया। 1211 में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। वह इल्बरी तुर्क एवं ऐबक का दामाद एवं गुलाम था। कौन सा तुर्क था, इल्बरी तुर्क था।
पूछा जाएगा कि गुलाम क्या थे, तो तुर्क थे। गुलाम जो थे, गुलाम वंश के लोग, ये तुर्क आपके थे। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए तुर्क कौन है। तो ऐबक का दामाद एवं गुलाम था। उसके बाद ये बनारस का गवर्नर था, इसको मैंने आपको बता दिया। इसकी मृत्यु कब होती है? 1236 में। इसी के टाइम पीरियड पर पहली बार मंगोलों का आक्रमण होता है। कब होता है मंगोलों का आक्रमण? आप देखेंगे मंगोलों का आक्रमण जो होता है वो 1221 के टाइम पीरियड पर होता है, क्योंकि उस समय युवराज जो जलालुद्दीन था, जलालुद्दीन वहाँ से भागता है, मध्य एशिया वाले क्षेत्र से आता है भारत में इसे शरण मांगता है, लेकिन ये विनम्रता पूर्वक उसे शरण देने से मना कर देता है, क्योंकि जानता है अगर ये आएगा तो मंगोल आएंगे, क्योंकि उसके पीछे पीछे मंगोल भी आ रहे थे उसको मारने के लिए। लेकिन ऐसा फिर होता नहीं, उसे शरण देने से मना कर देते हैं। उस समय आक्रमण होता है, लेकिन वो भारत की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। कौन? आपके मंगोल बहुत ही खतरनाक जनजात थी, जो आदिम जनजात थी। वो मार के खाती थी इंसानों को और एक तरफ से खून खराबा बहुत ज़्यादा करती थी। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि इल्तुतमिश द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए उनके बारे में जानेंगे। कुतुब मीनार के निर्माण को इसने पूरा कराया। जो ऐबक के द्वारा आपके शुरू किया गया था उसको इसने पूरा कराया। इसने इक्ता प्रणाली चलाई, एक प्रकार की जमींदारी प्रणाली थी, उसी को इसने शुरुआत की थी। इक्ता प्रणाली पूछा जाता है किसने शुरुआत की, तो इस इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। वास्तविक संस्थापक ये था, इतना याद रखिएगा। किसका? गुलाम वंश का। तुर्कान चिहलगानी की स्थापना की। तुर्कान चिहलगानी 40 सरदारों का एक संगठन था, या 40 अमीरों का एक संगठन था, जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते थे। उनका एक संगठन था जो छोटे छोटे जगहों पे उनको दे दिया जाता था, आप यहाँ पर शासन कीजिए और हमारी मदद कीजिएगा। तो उसको शुरुआत करने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था, और वो सरदार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। उस समय भी थोड़ी दिक्कत पैदा करते थे, लेकिन इल्तुतमिश शक्तिशाली होने की वजह से कुछ नहीं कर पाए। लेकिन बाद के समय में आप देखेंगे कि सरदार जो है चिहलगानी, तुर्कन चिहलगानी बहुत ही ज़्यादा कष्टपूर्ण होती है। ठीक, तो सबसे पहले उसके बाद आता है सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी किए? शुद्ध अरबी के सिक्के सबसे पहले इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए थे। इसने क्या जारी किया था? इसने टंका और जीतल जारी किया था। तो टंका कौन था? चांदी का टंका होता था, चांदी का टका या टंका होता था। तो याद रखिएगा, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। तांबे का क्या था? जीतल आपका था। ठीक है, तो इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। उसके बाद 1236 में जब आपके इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, उसके पहले ही इल्तुतमिश चाहता था कि उसकी पुत्री रजिया बेगम जो है वो हमारी सत्ता को संभाले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? रुकनुद्दीन फिरोज कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठता है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा नहीं है कि उसका राज्याभिषेक किया गया, कुछ नहीं होता है। रजिया बेगम जो है वो 1236 में गद्दी पर बैठती है और 3 वर्ष तक उसने शासन किया, क्योंकि जो चिहलगानी थी, तुर्कान चिहलगानी, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। इसी की वजह से रजिया बेगम ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाई, क्योंकि कोई भी नई पुरुष वर्ग नहीं चाहता है कि महिला आगे बढ़े। तो वही मानसिक भावना जो थी कि वो महिला के अंडर में होकर काम नहीं करना चाहते, तो अपने आप को शक्तिशाली लगाए। अंत में यही कारण बनता है कि रजिया ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाई। तो रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी जिसने शासन सत्ता की बागडोर संभाली थी। वो पुरुष की जैसा ही वेशभूषा, पहनावा उनका वैसा ही था, उसी तरह वो शासन करती थी। इल्तुतमिश जो था उसका एक वजीर था निजामुल मुल्क जो था, वो रजिया के शासन सत्ता का बिल्कुल समर्थन नहीं किया और चाहता नहीं था कि रजिया बेगम सुल्तान बने। ठीक, आगे है याकूत खान को शाही अस्तबल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रजिया बेगम का जो है प्रेम प्रसंग चल रहा था, किसके साथ? याकूत खान के साथ। उस समय में बड़ा दिलचस्प नज़ारा रहता था, प्रेमी प्रेमिका रहते थे, तो उसका भी याकूत के खान के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, और उसका बहुत ज़्यादा करीबी होने के कारण उसे शाही अस्तबल का अधीक्षक नियुक्त किया गया। जो शाही अस्तबल का अधीक्षक नियुक्त होता है, मतलब वो राजा के या सुल्तान के बहुत करीब माना जाता था। तो याकूत खान इनके करीब था ही, किसके? रजिया के बहुत ज़्यादा करीब थे, इसलिए इनको शाही अस्तबल का अधीक्षक नियुक्त किया जाता है। और जब रजिया बेगम सरहिंद जा रही थी, उसी समय उनके खेमे में एक बगावत फूट पड़ती है, जिसके कारण उसमें याकूत खान को मार दिया जाता है और रजिया बेगम को कैद कर लिया जाता है। जो कहा गया कि गाना है कि रजिया गुंडों में फंस गई, वही हाल हुआ। रजिया गुंडों में फंस गई और उनको कैद कर लिया गया। और उस समय
रजिया अल्तुनिया द्वारा बंदी बना ली जाती है। तो रजिया ने भी अपना दिमाग लगाया और अल्तुनिया से क्या कर लिया, शादी कर लिया। और शादी करने के बाद उन्होंने पुनः दिल्ली को पाने का प्रयास किया और दिल्ली में युद्ध किया, लेकिन वहाँ हार जाती है, कुछ उनकी चलती ही नहीं है। फिर उसके बाद रजिया की मृत्यु कब होती है, 1240 में कैथल के पास उनकी डाकुओं द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो ये था रजिया बेगम का इतिहास। रजिया बेगम की वहाँ से समाप्ति हो जाती है। उसके बाद छोटे मोटे शासक आते हैं। उस समय आप देखेंगे कि फिर बहराम शाह एक आता है, दिल्ली के तख्त पर बैठता है और 1242 तक रहता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक नहीं रहता है। तो बलबन का युग जो है 1246 से 87 के बीच में माना जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो उस टाइम पीरियड पर शासन कर रहा हो, लेकिन उसकी ही चलती है। जैसे अभी किसी की भी सत्ता हो, सरकार किसी की भी हो, जैसे कांग्रेस में था कि मनमोहन सिंह भले ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन किसकी चलती थी, सोनिया की चलती थी। तो उसी तरीके से शासन सत्ता का कोई भी सुल्तान हो, लेकिन उस समय बलबन की चलती थी। तो बहराम शाह कुछ समय तक दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठता है, लेकिन 1242 में उसकी हत्या हो जाती है। उसकी हत्या के पश्चात मसूद शाह को दिल्ली के तख्त पर बैठाता है। कौन बैठाता है, बलबन बैठाता है। ठीक है। तो 1246 में बलबन द्वारा मसूद शाह को हटाकर, तो 1242 में यहाँ पर 1242 में देखेंगे आप, उसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी, बहराम शाह की। उसके पास मसूद शाह दिल्ली का तख्त पर बैठता है। फिर कुछ समय तक लिए रहता है। फिर 1246 में बलबन क्या करता है, उसने मसूद शाह को हटा देता है और नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना देता है। ठीक, दिल्ली का सुल्तान कौन बन जाता है, नसरुद्दीन महमूद। और बलबन क्या करता है, अपनी पुत्री की शादी नसरुद्दीन मोहम्मद से कर देता है। और उसके बाद वो सारी बागडोर वही संभालता है, क्योंकि नसरुद्दीन बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं था, ना बहुत ज़्यादा उसके पास क्या था, उसके पास शासन को चलाने का अनुभव था। इसलिए सारा का सारा शासन जो है बलबन के हाथों में रहता है। तो बलबन जब चाहता है, क्योंकि उस समय ये था कि जो दिल्ली का सुल्तान वही बनेगा जो तुर्क होगा, तो जो तुर्क होगा वही बनेगा, नहीं तो उसके अलावा नहीं बनेगा। तो इसीलिए बलबन उस समय शांत रहता है। लेकिन बाद में वो क्या करता है, नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु कर देता है। बताया जाता है जहर देकर मृत्यु कर देता है। उसके बाद बलबन जो है गद्दी पर बैठता है। बलबन को मशहूर, उसने एक दंत कथा है कि मशहूर ईरानी अफ्रसियाब का वंशज बताया गया है। तो किसका वंशज बताया गया, अफ्रसियाब का वंशज बताया गया है। इसी वजह से बलबन क्या करता है, बलबन ऐसा नहीं चाहता है कि कोई गरीब व्यक्ति या कुलीन वर्ग का जो नहीं है वो किसी सरकारी पद पर हो, कोई ऐसे पद पर ना आए जो कुलीन वर्ग का नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे वह सरकारी पदों पर केवल कुलीन वर्गों की ही नियुक्ति करता था। वो नहीं चाहता था कोई गरीब व्यक्ति आके कोई सरकारी पद पर नियुक्त हो। उसने तुर्कान चिहलगानी, जो 40 सरदारों का एक संगठन था, उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया। वो जानता था कि जब तक ये रहेंगे उठने नहीं देंगे, इसीलिए वो क्या करता है, उनको समाप्त कर देता है जड़ से ही। मंगोलों से निपटने के लिए उसने सैन्य विभाग को अपने मजबूत किया और दीवान अर्ज की स्थापना की। सैन्य विभाग को दीवान अर्ज के नाम से उस समय जाना जाता था, तो उसने सैन्य दीवान अर्ज की स्थापना की थी। बलबन को जो है उलूग खान के नाम से भी जाना जाता है, या उलूग खान की इसको उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी उलूग खान की उपाधि, वही नसरुद्दीन महमूद के द्वारा दी गई थी, जो इसका दामाद था। ठीक, आगे है बलबन 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो दिल्ली की गद्दी पर 1266 में किस नाम से बैठता है, गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। उसने जब वो आया तो राज दरबार में 2 प्रथाएं शुरू की कि उसने सिजदा और पैबोस की 2 प्रथा शुरुआत की। तो सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी, बलबन के द्वारा की गई थी। सिजदा का मतलब होता है झुककर सिर जमीन तक ले जाना। पैबोस का मतलब होता है बादशाह के पांव चूमना। मतलब जो भी रहे, वो चाहे सरदार हो चाहे अमीर हो, बादशाह के झुककर उसका पांव चूमे। इस प्रथा की शुरुआत की, मतलब अपने आप को ईश्वर कहता था। वो बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली अपने आप को समझता था, ईश्वर कहता था, इसलिए सभी को अपने पांव चूमने पर मजबूर करता था। ये खासियत थी किसकी, बलबन की। बलबन ही बहुत क्रूर शासक हुआ है अपने समय में। बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन था। उसने फारसी नवरोज उत्सव की शुरुआत की थी। किसी फारसी नवरोज उत्सव की उसने शुरुआत की। उसने लौह या रक्त
लौह एवं रक्त की नीति या रक्त एवं तलवार की नीति की शुरुआत की। क्यों शुरुआत की? आप उस समय देखेंगे बलबन के टाइम पीरियड पर डाकुओं द्वारा बहुत ही लूट मार की जा रही थी। लूट मार मतलब कोई भी जा नहीं सकता था, उसका सारा सामान लूट लिया जाता था और उसे मार दिया जाता था। अगर मारा नहीं जाता था, सामान लूट के छोड़ दिया जाता था। तो बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल गई थी। तो बलबन ने इस नीति इससे निपटने के लिए उसने रक्त और तलवार की नीति या लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। वो जिस भी डाकू को पकड़ता उसको सजाए मौत, तुरंत उसे मौत की सजा दे दी जाती थी, जिससे डाकू भयभीत हो गए और जो उस समय का वातावरण था वो काफ़ी स्वच्छ हुआ और डाकुओं की संख्या कम हो गई और डाकू चोरी करना छोड़ दिए। ठीक है, तो उसने केवल एक मुहिम का नेतृत्व किया। पूछा जाए कि उसने किस मुहिम का नेतृत्व किया था, तो केवल बंगाल की मुहिम का नेतृत्व किया। बाकी इसलिए नेतृत्व नहीं किया कि उस समय मंगोलों के आक्रमण का हमेशा भय बना हुआ था और इसलिए वो हमेशा दिल्ली में ही रहा, क्योंकि पता नहीं कब मंगोलों का आक्रमण हो जाए और पूरा जो है तहस नहस कर दिया जाए उसकी शासन व्यवस्था। इसीलिए उसने कभी भी ज़्यादा दूर की यात्रा नहीं की, कोई अभियान नहीं चलाया। बलबन के दरबार में सिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। तो अमीर खुसरो और अमीर हसन इसके प्रमुख दरबारी फारसी कवि थे जो इसके दरबार में रहते हैं। ठीक है, तो इसने कभी भी कोई अभियान नहीं चलाया, ना किसी ज़्यादा दूसरे प्रदेश को जीतने का प्रयास किया, क्योंकि इसको उसी का भय था मंगोलों का, इसीलिए उसने ऐसा नहीं किया। बाकी अपनी शासन सत्ता अच्छे संभाली। बलबन की मृत्यु 1286 में होती है। ठीक है, तो बलबन की जो मृत्यु होती है 1286 में हो जाती है और गुलाम उसका जो अंतिम शासक रहता है शम्मुद्दीन कैमूर्स रहता है। कौन शासन रहता है? शम्मुद्दीन कैमूर्स। अब आगे देखेंगे हम मंगोल और उत्तर पश्चिम सीमा की समस्या। तो आप देखेंगे शुरुआत से ही भारत का जो आपका कौन सा क्षेत्र रहा है, आपका ए वाला क्षेत्र रहा है उत्तर और पश्चिम क्षेत्र। उत्तर और पश्चिम का जो क्षेत्र रहा है उससे घुसपैठ की समस्या हमेशा से बनी रहती थी और जब उसकी समस्या घुसपैठ की समस्या उत्तर पश्चिम से बनी रहती थी तो असुरक्षित था। असुरक्षित होने के कारण बड़ा ही खतरा रहता है। तो भारत अपनी प्राकृतिक सीमा के कारण हमेशा उत्तर पश्चिम से असुरक्षित रहा है। चाहे आपके हूण हो, शक, तुर्क आदि जितने भी बाहरी शासन के लोग आए वो इसी रास्ते से होकर आए और भारत में प्रवेश किया और भारत को लूटा और यहाँ पर राज किए, कुछ भी किए। ठीक है, तो उसी समय का ये बात थी। तो उस समय ख्वारिज़मी साम्राज्य के उदय के कारण ख्वारिज़मी साम्राज्य का उदय हुआ और उसने मध्य एशिया वाले क्षेत्र पर क्या किया? अपना कब्जा किया और वहाँ पर शासन किया। ख्वारिज़मी साम्राज्य के उदय के कारण काबुल, कंदहार और गजनी पर गौरियों का नियंत्रण समाप्त हो गया इसके, क्योंकि ये शक्तिशाली था और ये शक्तिशाली होने की वजह से इसको ऐबक को क्या हुआ? हमेशा भय बना रहता था। ऐबक को जब भय बना था कि कैसे इससे निपटा जाए, कैसे निपटा जाए, अंत में उसी समय क्या होता है, मंगोल जो मुखिया था चंगेज खान का उदय होता है और वो ख्वारिज़मी साम्राज्य को जो है 1218 में नष्ट कर देता है। ठीक है, ये जो चंगेज खान है अपने आप को खुदा का कहर कहता था। तो खुदा का कहर किसने अपने आप को कहता था? इसी ने, चंगेज खान ने अपने आप को कहा है। तो 1218 में जो एक महत्वपूर्ण शासन सत्ता थी वो समाप्त हो जाती है मंगोलों के द्वारा, क्योंकि मंगोल जहाँ जाते हैं वहाँ पर चारों तरफ रक्त ही रक्त दिखता था, बाकी कुछ नहीं दिखता था। फिर उसके बाद केवल दिल्ली कुछ समय तक मंगोलों से होने वाले आक्रमणों से सुरक्षित रही। तो कुछ समय मंगोल के आक्रमण से सुरक्षित रही क्योंकि जो साम्राज्य था ख्वारिज़मी साम्राज्य वो समाप्त हो जाता है, इसलिए वह इस्लाम का केंद्र बन गया। क्यों इस्लाम का केंद्र बन गया? क्योंकि उधर मंगोलों का आक्रमण चल रहा था, उधर इस्लाम बच ही नहीं पाए और चारों तरफ उसका कहर था। केवल दिल्ली केवल सुरक्षित उस समय बचा हुआ था, इसीलिए वह इस्लाम का केंद्र बन जाता है। मंगोलों में से भारत को खतरा 1221 में कब हुआ? जब ख्वारिज़मी शासक की हार हुई। वहाँ के युवराज, ख्वारिज़मी साम्राज्य के जो युवराज थे जलालुद्दीन, वहाँ से भागते हैं और चंगेज खान उनका पीछा करता है। उस समय भारत में शासन किसका था? इल्तुतमिश का था। इल्तुतमिश का शासन रहता है, उसने जलालुद्दीन को शरण देने से मना कर देता है और 1227 में फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो जब इसको इल्तुतमिश ने मना किया, किसको? जलालुद्दीन को, तो जाके तराई वाले क्षेत्र में अपना वहीं पर बस गया, वहीं पर रहता था, वहीं से अपना शासन चलाता था। फिर 1227 में आप देखेंगे चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है। चंगेज खान की मृत्यु होना बहुत अच्छी बात थी। उसके पास मंगोल साम्राज्य दो भागों में बट गया, एक बातू खान तथा तायर बहादुर, ये चंगेज खान के पुत्र थे।
तो दोनों ही क्या किए, ये जो बातू खान था और रूस वाले इलाके में बहुत ज़्यादा कहर मचाया। तायर बहादुर जो कंधार ये वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कहर मचाया था, मध्य एशिया वाले इलाके में। फिर बाद में क्या होता है, 1292 में ईस्वी में आप देखेंगे हलाकू के पोते अब्दुल्ला, हलाकू का पोता था अब्दुल्ला, जो दिल्ली की ओर कूच किया, लेकिन उसे जलालुद्दीन ने रोक दिया था, वहीं पे रोक दिया तराई वाले इलाके में। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो तथा मंगोलों के मध्य कई बार मुकाबला हुआ, जिसमें मंगोलों को पीछे हटना पड़ा। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी आप जब खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कई बार आक्रमण हुए थे, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी हद तक रोका और वो ज़्यादा तहस नहस नहीं कर पाए। तो ये आपका वीडियो था दिल्ली सल्तनत से संबंधित पार्ट 1। इसमें आपको मैंने किस वंश के बारे में बताया, गुलाम वंश के बारे में। इसके बाद खिलजी वंश, इसी तरह 3-4 जो शासक वंश है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।